कि अगर हमारे पास ये मीडियम है और इसको बोलते हैं डेंसर और इसको बोलते हैं रेयरर। यहां मान लो पानी भरा है, सबसे बढ़िया वाला केस है, सबसे बढ़िया केस है। और यहाँ पे फिश है, मान लो ये मछली यहाँ पे, फिश यहाँ पे, और ये किसी एच डेप्थ नीचे है और हम ऊपर से देखने की ट्राई करें। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो फिश हमें वहां नहीं दिखाई देती, बट वहां से ऊपर दिखाई देती है कहीं यहाँ पे। ये बनती है फिश की इमेज। तो अगर ये h के बराबर होता है, ये h के बराबर होता है, तो ये जो डिस्टेंस आती है ये वाली, ये डिस्टेंस आती है h बाय म्यू के इक्वल। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था जहां पे म्यू का मतलब है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। मतलब यहां म्यू का मतलब है relative refractive index। relative refractive index का मतलब हुआ denser with respect to rarer, and this is the value of mu, and we can calculate this h by mu, और h by mu ये वाली वैल्यू आएगी। और ऑब्वियस सी बात है ये जो mu होगा ये 1 से ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू h से छोटी आएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो काफी नीचे, बट दिखाई देगा हमें रिलेटिवली ऊपर। ये कौन सा वाला केस है? ये वाला केस का नाम था ऑब्जेक्ट इन डेंसर, ऑब्जेक्ट इन denser medium and observer in rarer medium। परफेक्ट। ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर कहां पे है? रेयरर मीडियम में। अब हम करते हैं दूसरा वाला केस, इसका जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब हुआ वी हैव दैट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सपोज करो पानी भरा हुआ है, इसमें फिशेस हैं, बहुत सारी पानी में मछलियां हैं, और वो फिशेस ना हवा की तरफ देखती हैं, और यहाँ पे कोई बर्ड है, बर्ड हवा में है, यहाँ पे कहीं बर्ड को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर कहाँ पे? पानी में। फिश है ना, वो पानी में, ये वाला ऑब्जर्वर है, ये देखने की कोशिश करता है, यहाँ से देख रहा होता है, ठीक है। जब वो इसको देख रहा होता है तो अब हमें देखना है कि वो कहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट से एक रे चलेगी सीधे, मान लो वो सीधे आती है, तो कैसे चले जाएगी बेटा? सच में वो सीधे चली जाएगी। तो क्या हमें ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगा जहां दिख रहा है? आंसर आएगा वहां नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। लेकिन सिंगल रे से हमें पता नहीं चलता कि इमेज कहां बनेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक और रे डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट से एक और रे डालेंगे और वो यहां डालेंगे। और मैंने आपसे क्या बोला था, ये रे काफी ज्यादा दूर नहीं होती है, ये एक्चुअली पास होती है, बट ज्योमेट्रिकली समझाने के लिए हमने इसको दूर दिखा दिया। यहां पे ऐसे डाल देते हैं और इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल आ जाता है। लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है, दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है थोड़ी सी ऐसे, और आप ऐसे दिखा सकते हो। वैसे तो ये पॉइंट बहुत पास में है, लेकिन हम अगर इसको दूर मार रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्वर इसको जब देखेगा तो रे कहाँ से आती फील होगी? रे हमें फील होगी जैसे कहीं पीछे से आ रही है, मतलब वी ट्रेस बैकवर्ड, और ये ऐसे लगेगा जैसे कहीं यहाँ से आ रही है। परफेक्ट। सो ये क्या बन जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझो बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रे अगर हम थोड़ी सी साइड में डालेंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं पीछे से आती फील होगी, यहाँ कहीं से, एंड दैट वुड बी दी इमेज। इसका मतलब सच में ये फिश है, ये पानी के बाहर बर्ड को देखती है, ये बर्ड है, बर्ड ऊपर को फ्लाई कर रही है पानी के सरफेस के पास। बर्ड यहां नहीं दिखने वाली, कहां दिखने वाली है? ऊपर दिखने वाली है। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल हाइट एंड दिस इज कॉल्ड एपरेंट हाइट। तो सच में हमारी बर्ड कितना ऊपर है? h ऊपर है। इस चीज को हम बोलते होते हैं पोल। इसको मैंने ऐसे कोई m बोल दिया और इसको फिर हम O बोल देते हैं। परफेक्ट हो गया। तो हमारे पास ना कुछ बन रहा है ट्रायंगल, अगर देखें ध्यान से बच्चा, तो हमारे पास इसको हम बोलेंगे I, सही है ना? I क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल के साथ जो रे गिर रही है उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और रिफ्रैक्ट हो रही है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। अगर हम देखें ध्यान से तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये पैरेलल होगी, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना आएगा? ये एंगल भी R आएगा, और ये एंगल फिर I आएगा। चेक करो आप ज्योमेट्री को। क्लियर है? तो हमें यहां से ये सब कुछ पता चल गया। सो आर्टिकल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम और जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में, ये आर्टिकल का नाम है। और अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हम वो सेम ट्रायंगल जैसी बात करते हैं जैसा हम पहले बात कर रहे थे। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रायंगल। ध्यान से देखो बेटा, इस ट्रायंगल की बात करते हैं सबसे पहले। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो वील हैव दिस ओ पी एम।
अगर हम ओपीएम की बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा 10i, वी कैन सी दिस 10i, दिस इज i इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट मीन्स mp डिवाइडेड बाय ओपी, ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल आईपीएम। अगर आईपीएम में बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 10r, सिंपल है, और 10r इक्वल टू क्या आएगा, mp डिवाइडेड बाय आईपी, है ना, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएंगे। फिर हम एक बात बोलेंगे कि वी ऑलवेज डील विद, जब आप स्कूल एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इन रे ऑप्टिक्स वी डील विद ओनली पैराक्सियल रेज, और पैराक्सियल रेज कौन सी होती हैं, जो इस वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसके बहुत पास होती हैं। तो एक्चुअली जो m है वो दूर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम लिख सकते हो कि इफ m is close to p, if m is close to p, अगर ऐसा कुछ होगा तो i और r कैसे होंगे, ये बहुत ज्यादा छोटे होंगे। अगर ये बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10i इज इक्वल टू i, या sin i भी लिख सकते हैं, और ये आएगा mp अपॉन op, ठीक है बेटा। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं 10r इज इक्वल टू r, और इसको हम sin r भी लिख सकते हैं, और वो इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा mp अपॉन ip। उसके बाद ध्यान से देखो यार, ये डेंसर है, ऑब्वियस सी बात है, ये रेयरर है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे म्यू रेयरर लिख देते हैं और यहाँ म्यू डेंसर लिख देते हैं। अगर ये सच में हवा होगी, हवा, तो म्यू रेयरर भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम सीधा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और जो एयर होती है ना वो वैक्यूम से थोड़ी सी ज्यादा डेंसर होती है, थोड़ी सी ज्यादा डेंसर होती है, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00 समथिंग होता है, तो उसको भी हम 1 ही मान लेते हैं। सो वैक्यूम का भी 1 मान सकते हैं और एयर का भी 1 मान सकते हैं, क्लियर है। तो लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो हम इसको रेयरर मानेंगे, इसको हम डेंसर मानेंगे। चलो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, तो तुम बोलोगे सर ये रे फॉल हो रही है, बिल्कुल सही बात है। सर ये नॉर्मल है, बिल्कुल सही बात है। तो जो ये एंगल बनेगा ना ये वाला, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिलेशन क्या आएगा स्नेल लॉ के हिसाब से, ये वाला म्यू और ये वाला आई, फिर ये वाला म्यू और ये वाला आर। ऐसे हम कुछ कह सकते हैं, हम लाइन लिख सकते हैं वी नो, या तो हम लिख सकते हैं वी नो, या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। और फिर अब बेटा क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वैल्यू डालने वाले हैं। बच्चा यहाँ पे आएगा म्यू आर एंड साइन आई, देखो साइन आई बेटा ये लिखा हुआ है एम पी अपॉन ओपी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एम पी अपॉन ओपी इज इक्वल टू म्यू डी, और यहाँ पे आएगा एम पी अपॉन आई पी। मैं आपको शो कर देता हूँ, ऐसे ही लिखा था कुछ हमने, देखो म्यू आर साइन आर इज दिस एम पी अपॉन आई पी। यहाँ से जो एम पी है वो कैंसिल हो जाता है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आई पी निकल के आया। देखो आई पी क्या आ रहा है, आई पी इज इक्वल टू दिस, आई पी इज इक्वल टू ओ पी इंटू म्यू डी अपॉन म्यू आर। और हमें अच्छे से मालूम है यार ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, और इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको हम लिखेंगे म्यू डी आर, है ना, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मल्टीप्लाइड बाय ओपी। और ओपी को शायद हम लोगों ने एच लिखा था, इसको हम म्यू लिख देते हैं, इसको म्यू लिखते हैं और इसको हम एच लिखते हैं। दिस इज व्हाट आईपी। अंडरस्टैंड करना, हमने म्यू किसको बोल दिया, इस पूरी चीज को म्यू बोल दिया, और ओपी को हमने एच बोल दिया। देखो ध्यान से, ये ओपी बेटा एच था, ये एच के बराबर था। इसका मतलब इमेज कहां पे बन रही है, दूर बन रही है, ये आईपी आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में इमेज अपीयर्स पास में कि दूर, तो पता चलता है अवे फ्रॉम सरफेस, मतलब सरफेस है उसके पास नहीं दिखता, वो कहां दिखता है हमें, उससे दूर दिखाई देता है। क्लियर, ये कब की बात है, वैसे भी पूरी फिजिक्स बहुत बड़ी रिवर्सिबिलिटी पे काम करती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कुछ कि ये देखो सरफेस है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, सोचने की बात है, थोड़ा ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट यहां है और हम यहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, हम रेयरर से देख रहे हैं। जब हम रेयरर से देखेंगे तो ऊपर को दिखता है, तो उल्टा हो गया ना, रेयरर से देखने पे अगर ऊपर को दिखेगा तो रिवर्सिबिलिटी क्या बोलेगी कि यार सेम थोड़ी होगा, फिर तो फर्क पड़ना चाहिए। अब अगर हम डेंसर में और ऑब्जेक्ट रेयरर में है और हम देखेंगे यहां से देखने की ट्राई करेंगे, तो अब कहां दिखेगा, अब इस वाले केस में तो सरफेस के पास दिख रहा है। देखो ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट हमें सरफेस के पास, इमेज यहां दिख रही है।
बट इस केस में पास थोड़ी दिखेगा, फिर इसमें दूर दिखेगा, तो इमेज कहाँ दिखाई देगी हमें? ऊपर को दिखाई देगी। सो दिस इज द केस। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और मैं देखता हूं कि आपको कितना समझ में आया। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अ फिश is at depth 10 meter from surface of water. Full stop. A bird is at height 20 meter from surface of water. Find number 1 position of ऐसा करते हैं, इसको relative बोलते हैं, relative position of fish with respect to bird. Number 2, relative position of bird with respect to fish. दोनों का मतलब समझ आ गया? देखो पहला क्या पूछा मैंने, रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि चिड़िया ने मछली को देखना है, चिड़िया ने मछली को देखना है। और इसका मतलब क्या है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ बर्ड, इसका मतलब मछली ने चिड़िया को देखना है। ठीक है, मछली हवा में आके नहीं देखेगी बेटा, ध्यान रखना, और चिड़िया पानी में जाके नहीं देखेगी। ठीक है, अब तुम बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारा पानी का सरफेस है और यहाँ पे है बर्ड और यहाँ पे है फिश। और फिश कितना नीचे है? देखो, फिश इज ए डेप्थ 10 मीटर। ये रही फिश, कितना नीचे? 10 मीटर। और बर्ड कितना ऊपर है? 20 मीटर। चलो ये हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओ, मैंने म्यू नहीं दिया, लेकिन शायद म्यू आपको पता हो, क्योंकि हर बारी पानी का म्यू मैंने पहले कभी दिया था 4/3। 2 म्यू हमेशा याद रखो, ग्लास का म्यू 3/2 और पानी का म्यू 4/3। ये एक्चुअल है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये इतने के बराबर है। अब तुम सोचो, बर्ड ने फिश को देखना है, बर्ड ने फिश को देखना है। ठीक है, कहां देखेगी बर्ड? बर्ड बोली कि बर्ड को पानी का सरफेस तो साफ दिखाई देगा, क्योंकि ध्यान रखना, इल्यूजन पता क्या कब होता है? ये जो हो रहा है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। इल्यूजन तब होता है तुम तो कहीं और हो, चीजें कहीं और हैं। अगर तुम हवा में हो और चीजें पानी में है, तो तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट सही नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम हवा में हो। हवा की चीजों का अंदाजा तुम लगा सकते हो कि ये 20 है, तो तुम्हें लगेगा अंदाजे से हाँ 20 है, ठीक है। लेकिन तुम हवा में हो और ये पानी में है, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। और ये तुम्हें एक्चुअली, अगर ये पूरा हवा होता तो बर्ड को क्या लगता? बर्ड को लगता कि फिश कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। लेकिन अभी उसको 30 नहीं दिखेगा। वो बर्ड क्या बोलेगा? भाई ये तो हमें समझ में आता है कि 20 है, लेकिन ये जो 10 मीटर नीचे है ना बेटा, 10 मीटर नहीं दिखने वाला, ये कहाँ दिखने वाला है? यहाँ दिखने वाला है। इसका मतलब बर्ड ने फिश को देखना है, तो वो कहाँ देखेगा? डिस्टेंस दिखेगी उसको कितना? 20 तो पूरा का पूरा दिखेगा, क्योंकि बेटा वो हवा में है और ये सारी हवा 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 है। दिक्कत है पानी वाला, तो आंसर आएगा +10/μ। यही तो बताया था यार, जब हम हवा में से देखते हैं तो चीजें यहाँ नहीं दिखती, यहाँ से ऊपर दिखती है। बेटा समझ आ रहा है? ऊपर दिखती है। कितना ऊपर दिखती है? 10/μ। आंसर कितना आएगा? 20 + 10/4/3। बच्चों को समझ में आ गया होगा, 20 + 30/4। बेटा क्लियर है? ये है तुम्हारा आंसर, तुम सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट आ गया। एक बार देख लो, मैं पेज चेंज करने वाला हूं। बर्ड ने फिश को देखना है, ध्यान रखो, बर्ड ने फिश को देखना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। अब आता है सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि फिश ने बर्ड को देखना है। अब अगर ये बर्ड को देखेगा तो बर्ड कहां दिखेगी? तो फिश अपना दिमाग लगाएगा और वो क्या बोलेगा?
कि देखो मैं हूं पानी में इसका अंदाजा बिल्कुल सही होगा। अगर आप और मैं भी पानी में चले जाए ना, स्विमिंग पूल के अंदर अपना फेस कर लें, अपनी आंखें पानी के अंदर कर लें, आंखें जब तुम पानी के अंदर करोगे तो स्विमिंग पूल का बॉटम एग्जैक्टली वही दिखाई देगा जहां है। लेकिन तुमने अगर अपनी आंखों को पानी के बाहर निकाल लिया, अब तुम बॉटम देखोगे ना, तुम हो जाओगे इल्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें हैं हवा में और पूल का बॉटम कहाँ पे है? पानी में। अंदाजा सही नहीं होगा। लेकिन तुम अपनी आंखें निकाल के नहीं, आंखें नहीं निकाल के, मतलब आंखों के साथ फेस को अंदर डुबा दो। अब जब अंदर डुबाओगे तो तुम पानी में हो गए, तो तुम्हारा दिमाग एक्चुअल कैलकुलेशन करेगा, तुम पानी में, बॉटम पानी में, तब आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पे हो रहा है गड़बड़, फिश ने बर्ड को देखना है। फिश तो है पानी में, बर्ड है हवा में। अब क्या होगा, फिश जब देखेगा ना, तो बेटा इसको पानी का सरफेस तो सही दिखा, ये तो 10 ही दिखेगा फिश को, ये तो 10 दिखेगा, ये तो मैंने क्या बोला 10 दिखेगा। लेकिन ये जो 20 है वो 20 नहीं दिखेगा। वो क्या दिखाई देगा? 20 से कम के 20 से ज्यादा? सही बताओ, 20 से ज्यादा दिखाई देगा। तो डिस्टेंस क्या दिखेगी आपको? डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 तो पूरा प्लस 20 से ज्यादा मल्टीप्लाइड बाय म्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। This comes out 10 plus 80 divided by 3 meter is answer। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इल्यूजन, और मैं क्लास में एक वर्ड यूज करता हूं, होल रे ऑप्टिक्स इज इल्यूजन। जो है वो नहीं दिख रहा है, वो इल्यूजन है। हम स्पेक्स लगाते हैं, वो इल्यूजन है। हमारी आंखों को हम कंफ्यूज करते हैं। हमारी आंखों की कैपेसिटी है कि वो वहां से आगे नहीं देख सकती, भाई वो खराब हो चुकी है मान लो, बट हम उसको कंफ्यूज करते हैं। हम चश्मा पहन के, रेज कितने दूर होंगी, वो चश्मा क्या करता है, वो इमेज वहीं बनाता है। हमारी आंखों को लगता है कि रे वहां से आ रही है जहां तक हमारी आंखें अच्छा देख सकती हैं। इसकी बातें हम बाद में करेंगे। हमारी आंखें जहां तक अच्छा देख सकती हैं, रे हमें वहां से आती हुई फील होगी और हमारी आंखें खुश हो जाएगी कि वाह हमें दिखाई दे रहा है। बट सच बात यह है कि इल्यूजन आ रहा है हमारे में। तो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जितनी भी चीजें हम, लेंस बनाते हैं, प्रिज्म बनाते हैं, वो सब इल्यूजन है। क्लियर? मतलब जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। बच्चों का दिमाग खराब है। राइट तो अब हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कुछ इस हिसाब से है कि सनसेट होता है या सनराइज होता है, तो हमें चीजें वहां नहीं दिखाई देती जहां पे वो, या सन हमें वहां नहीं दिखाई देता जहां पे है। एक्चुअली क्या है, तो हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, आर्टिकल का नाम लिख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन। ज्यादा लंबा नहीं लाइन लिख रहा, ये जो लाइन एप्लीकेबल है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, ये एप्लीकेबल है सनसेट और सनराइज के टाइम पे। आप इमेजिन करो कि हम अर्थ पे रहते हैं, यहां रहते हैं। इमेजिन ये नहीं करना है, तो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे हवा की लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, दीज आर एयर लेयर्स। ऐसे हवा की लेयर है, ठीक हो गया? ये हवा की लेयर है। जो सन से हीट आती है ना, हीट, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, फिर वो आगे जाती जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके होता रहता है। लेकिन कब होता है? डे टाइम में। मान लो सनराइज हो रहा है, अगर सनराइज हो रहा है तो हमारी अर्थ पूरी ठंडी है। अगर पूरी ठंडी होगी तो यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, अंडरस्टैंड करना, यहाँ ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। ग्रेविटी अगर सबसे ज्यादा होगी तो हवा का जो यहाँ पे दबाव या डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ऊपर जाने पे डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हाई डेंसिटी। रो का मतलब यहाँ पे डेंसिटी है, और यहाँ पे डेंसिटी कैसी होगी? लो डेंसिटी। हम यहाँ रहते हैं, आप और मैं यहाँ रहते हैं, इधर है, ये हमारा घर है। हम यहाँ पे घर से बाहर निकले सनराइज देखने के लिए। तो एक्चुअली था क्या, सन ये हमारा लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। दिस इज कॉल्ड आर हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज कॉल्ड आर हॉरिजॉन्टल लेवल। हम इस वाले लेवल में हैं अभी, और सन एक्चुअली यहाँ नहीं है, सन यहाँ नहीं है, सन है यहाँ पे, यहाँ कहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ से रे निकलेंगी, यहाँ से बहुत सारी रे निकलेंगी, कोई रे तो यहाँ निकलेगी, उसका हमें कोई फायदा नहीं, वो हमारे पास तक नहीं पहुंचने वाली। हमारे पास तक कौन सी रे पहुंचेगी? हमारे पास एक रे पहुंचेगी जो सन की वजह से इधर कहीं निकलेगी, रैंडमली यहाँ कहीं इस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे, यहाँ जाएगी। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक तरह की लेयर बन रही है और यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, हम कहाँ से आ रहे हैं? हम वैक्यूम में से आ रहे हैं। हम वैक्यूम, ये दिस इज वैक्यूम, और हम एयर में एंटर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेयरर होगा, तो ये रिलेटिवली डेंसर होगा। वैक्यूम से जब हम एयर में घुसेंगे तो वो डेंसर होगा, तो हमारी लाइट रे क्या होगी? सन की रे थोड़ी सी ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी,
क्लियर हो गया? अब जब ये रे जाएगी तो फिर आगे की लेयर मिलेगी। मैंने तो केवल बेटा 2 लेयर दिखाई है, 2 थोड़ी होंगी, तो इनफाइनाइट लेयर होंगी, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे इनफाइनाइट लेयर होंगी। अब ऐसे आगे जाएगा, उसके बाद हम एक और फिर से नॉर्मल बनाएंगे, दिस इज अनदर नॉर्मल, ये बन गया। अब लाइट रे फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये फिर से बेंड होगी ना, तो जब फिर से बेंड होगी तो वो ऐसे आ जाएगी, ऐसे। हमारी आंख पे जब रे जा रही है तो एक्चुअली जो इस पर्सन की आंख पे रे जाएगी वो ऐसे दिखाई देगी। तो इसके दिमाग, इसको रियलिटी पता नहीं चलेगी, इसको क्या पता चलेगा, इल्यूजन। और उसको क्या लगेगा, सन कहाँ पे, जहां से रे आ रही है उसके ठीक कहीं यहाँ पे, उसको सन यहां दिखाई देगा। ये सन है एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल सन, और ये ऑब्जर्वेशन है या इमेज है, ये हमें दिखाई देगा। ये मैं टॉपिक यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लाइट रेस का बिहेवियर देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रियल एंड एपरेंट पोजीशन। सो एक्चुअली दिस इज एक्चुअल पोजीशन और रियल पोजीशन ऑफ सन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ सन। जहां पे अपीयर होता है उसको एपरेंट बोलते हैं, जहां पे सच में होता है उसको हम रियल बोलते हैं। तो सन बेचारा था तो यहाँ पे और हमें दिख यहाँ रहा है, इसका मतलब कितना बड़ा धोखा हुआ। अभी एक्चुअली सनराइज हुआ ही नहीं है। सनराइज कब होगा, जब हमारे लेवल में या इससे ऊपर सन आ जाएगा। अभी सनराइज हुआ नहीं है, बट हमें लग रहा है कि सनराइज हो गया, क्योंकि सन यहाँ है लेकिन हमें दिख कहाँ पे रहा है, हमारी आंखों के बिल्कुल सामने दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया है, आप लोग को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, रियल एंड एपरेंट के बारे में हमें क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे हाई डेंसिटी होगी और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। लेकिन बेटा आगे सुनो, जब ये अपराइट ऊपर आ जाएगा ना, ओवरहेड होगा, सन जब हमारे बिल्कुल ऊपर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, तो बहुत सारी हीट निकालेगा। और बहुत सारी हीट निकालने से पता क्या होगा, हमारा अर्थ का सरफेस बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो डेंसिटी अभी हाई लग रही ना आपको, दिन के टाइम पे गड़बड़ होने वाला है। दिन के टाइम पे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास वाली लेयर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ पे डेंसिटी रिलेटिवली लो होगी और इससे ठीक ऊपर वाली लेयर की डेंसिटी रिलेटिवली हाई होगी। तो अभी मैं उल्टा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब जब मॉर्निंग टाइम में, जब हमारी अर्थ बिल्कुल ठंडी है तब की बात हो रही है। परफेक्ट है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एक टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, अगर आप लोगों ने सुना हो। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है, पहले बताता हूं फिर आपको समझाऊंगा। सो द टॉपिक इज, मजेदार बात देखते हैं। हम लोग ना एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना। और अब स्विमिंग पूल को आप नए तरीके से देखोगे, मैं आज आपको दिखाता हूँ। हम एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, ये स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा सा, और हम केवल पानी का सरफेस देखते हैं, पानी का ऊपर वाला सरफेस है। और पूल ऐसे भरा हुआ है पूरा ऐसे, ये पूल ऐसे भरा है। ये दीवारें हैं और नीचे बॉटम है, और इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये पानी है, दिस इज वाटर, होल वाटर। बेटा ध्यान से सुनना, बढ़िया वाली कहानी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाते हैं जिससे ये रात में बहुत सुंदर लगे। तो हम लोग क्या, रात में सुंदर लगे कंडीशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बॉटम पे लाइट लगा देते हैं, वाटर प्रूफ लाइट लगा देते हैं। मैंने एक लाइट लगाई यहाँ पे, ये लाइट है, बाकी सब फ्यूज हो गई है, एक बची है, बस इतना मानो। इस लाइट में से रोशनी निकलेगी बाहर, लाइट निकलेगी सीधी बाहर और सीधी बाहर निकल जाएगी। अगर तुम पूल के ठीक ऊपर को, पानी के जस्ट सरफेस के ऊपर से देखोगे तो तुम्हें लाइट दिखाई देगी, क्योंकि लाइट बाहर आ रही है। फिर क्या होगा, कुछ लाइट की रेस इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, यहां पे होगा नॉर्मल, ये है डेंसर और ये है रेयरर। लाइट की रेज नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएंगी, ऐसे कुछ ऐसे कुछ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा होगा। अब तुम एक बात सोचो, ये छोटा है ये बड़ा है, अगर हम और बड़े एंगल पे लाइट को डालें, और बड़े एंगल पे ऐसे कुछ लाइट को डालें, तो बेटा आई और बड़ा हो गया, आई और बड़ा हो गया, तो आर और बड़ा हो जाएगा। कई बारी आई इतना हो जाता है कि ये रे रिफ्रैक्ट होके सरफेस के पैरेलल हो जाती है, सरफेस के पैरेलल। अगर ये सरफेस के पैरेलल हो गई और अगर तुम गलती से यहाँ पे खड़े होके लाइट को देख रहे होगे,
तुम्हारी आंख तक लाइट नहीं पहुंचेगी। कारण है लाइट तो यहां से रे भेज रही है, देखो ये वाली लाइट रे तो बाहर निकल रही है, ये चले गई, बट इसके बीच में भी लाइट रे जाएगी, वो भी बाहर निकल रही है, लेकिन ये वो लाइट है, ये वो लास्ट लाइट रे है। लास्ट लाइट रे का मतलब हुआ कि ये बाहर नहीं निकल पा रही, ये कैसी हो गई, ये ऐसे हो गई। परफेक्ट, ये ऐसे हो गई। अगर अब हमने लाइट रे को इससे भी बड़े एंगल पे फॉल कराया, लेट अस से आप कहते हो कि सर एक लाइट रे इधर भी तो आएगी, मैंने कहा बेटा आएगी, तो पूल थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ऐसे करके बड़ा पूल बन गया, पूरे में पानी है ऐसे, यस लाइट रे इधर आएगी, लेकिन और ये नॉर्मल है, लेकिन आपको पता है अभी जो एंगल बन गया ना, एंगल ये थीटा, ये काफी बड़ा है। मतलब अगर इस एंगल पे आने के बाद लाइट रे ऐसे हो जाती है, तो इस एंगल पे आने के बाद वैसे थोड़ी होगी यार, कुछ और होगा। और यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है, अजीब सा ये होता है कि लाइट रे वापस लौट आती है ऐसे। अभी नेचुरल फिनोमेना है, इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। नेचुरल फिनोमेना हमको समझ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज्यादा कई बार पता नहीं होता है ऐसे कैसे हो गया। लेकिन इस टॉपिक का हमने नाम दिया, इस टॉपिक का नाम होता है TIR। TIR, T मतलब टोटल, I मतलब इंटरनल, R मतलब रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, पानी के अंदर ही रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर तुम गलती से यहाँ पे खड़े होके उस लाइट की रोशनी को देखने की ट्राई करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देने वाली। कारण है तुम्हारी आंख तक लाइट पहुंचेगी नहीं, बिकॉज लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर लाइट रे यहाँ गिरेगी, वो भी रिफ्लेक्ट होगी, तो जितनी लाइट रे गिरेंगी वो सबकी सब अंदर को रिफ्लेक्ट होंगी, उनको हम TIR बोलते हैं। और ऐसे वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पे लाइट रे फॉल हो, उसके बाद रिफ्रैक्टेड लाइट रे सरफेस के पैरेलल हो जाए, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्लियर? तो एक काम करें, कॉपी निकालो और थोड़ा सा लिखो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा ये वाला। एक काम करता हूं मैं, आई हटा के ना इसकी जगह थीटा सी लिख देता हूं, थीटा सी। आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। क्रिटिकल एंगल सारा नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, ये वाला क्रिटिकल एंगल है। मैंने क्या बोला? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, the angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree, corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is critical angle, is critical angle। बेटा जी ध्यान से समझो, जब क्रिटिकल एंगल कभी रेयरर में नहीं होता, किस में होता है? डेंसर में होता है। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब डेंसर से लाइट रे जाएगी तभी नॉर्मल से दूर हटती है, और नॉर्मल से दूर हटेगी तो कभी ना कभी ऐसे होगा कि ऐसे एंगल पे इतनी ज्यादा दूर हट जाएगी कि 90 डिग्री हो जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना कभी भी रेयरर मीडियम में नहीं होता। कहां पे होता है? डेंसर में होता है। डेंसर से जब लाइट रेयरर की तरफ जा रही होगी तब क्रिटिकल एंगल का कांसेप्ट लगता है। तो अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाए और सरफेस के पैरेलल हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी 90 डिग्री। इन दैट केस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं डेंसर, इसको हम बोलते हैं रेयरर। और सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने थीटा सी बोला और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री बोला। और यहां पे लाइन लिखते हैं, फॉर क्रिटिकल एंगल I इक्वल टू थीटा सी, R इक्वल टू 90। स्नेल लॉ लगाते हैं ना, स्नेल लॉ के हिसाब से म्यू डी इंटू साइन थीटा सी। बेटा जी समझ आया? यहां का म्यू, यहां का साइन, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90। ये हमारे पास रिलेशन आएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 के इक्वल आएगी। तो यहां से साइन थीटा सी कितना आएगा? साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी।
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर। ऐसे क्यों करा? क्योंकि हम हमेशा डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर ही लिखते हैं, क्योंकि म्यू को कभी 1 से छोटा नहीं लिखना पसंद करते, 1 से बड़ा लिखते हैं। और ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, लेकिन ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, म्यू डी आर, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा है। तो चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इसको हम जनरली म्यू भी लिख देते हैं, इसको हम 1 अपॉन म्यू भी लिखते हैं, जहां पे म्यू का मतलब है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, एंड थीटा सी इज 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। परफेक्ट हो गया। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाती है। जैसे कोई हमसे एग्जांपल बोले, एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is 1.414, comma, ray is going from this medium to air, find critical angle। फाइंड क्रिटिकल एंगल। बेटा ध्यान से समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.414, दिस रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना होगा? तुम सोचो बेटा, जल्दी जल्दी सोचो, फटाफट सोचो। हमारे पास ये डेंसर है और ये रेयरर है, जिसको हम लोगों ने एयर बोला है। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर, ऑब्वियसली, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। और अगर ये क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुआ होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। एंगल कितना आएगा? 90, एंड दिस इज कॉल्ड थीटा सी। परफेक्ट। रिलेशन क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा सी इंटू म्यू डी इज इक्वल टू साइन 90 इंटू म्यू आर, जहां पे म्यू आर का मतलब 1 होगा क्योंकि एयर है। तो यहां से हम लोग बात कर सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी, एंड दैट इज 1.414। शायद ये √2 होता है ना, 1/√2, और 1/√2 शायद 45 होता है। मतलब साइन थीटा सी is equal to sin 45, we have this theta c is equal to 45 degree answer। I hope आपको समझ में आ गया क्रिटिकल एंगल क्या होता है। एक छोटा सा सवाल, a bulb is placed at bottom of swimming pool, of depth h। okay, very good। और mu water is equal to 4/3। find circular area in which light is coming out from top surface of water। क्वेश्चन समझो, लैंग्वेज मैंने खुद बनाई है तो ऊपर नीचे हो सकता है। अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल ऑफ डेप्थ h, mu equal to 4/3। फाइंड द सर्कुलर एरिया इन विच लाइट इज कमिंग आउट, coming out from top surface of water। इसका मतलब आप समझ गए होगे। देखो, ये है पानी, ये पानी है, देखो कितना सारा पानी है, और बॉटम पे लाइट है, ये बल्ब है, देखो बल्ब में से लाइट निकलेगी सीधी और निकल जाएगी, मतलब पूरा ब्राइट। यहां से लाइट जाएगी और निकल जाएगी, लाइट दिखाई देगी। यहां से लाइट जाएगी और निकल जाएगी, यहां से लाइट जाएगी और निकल जाएगी, और उसके बाद लाइट क्या बोलेगी, मैंने अब नहीं निकलना, और ये हो गया काम खराब। इसे कहते हैं बॉर्डर। इस बॉर्डर के बियॉन्ड लाइट निकलने वाली है नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है। मतलब अब यहाँ लाइट डालोगे तो वो वापस आने वाली,
तो दिस इज द बॉटम, लास्ट डेड एंड। तो डेड एंड आएगा तो फिर ये एंगल को क्या बोलेंगे यार हम? क्रिटिकल बोलेंगे। अच्छी बात बोलूं, इसको भी तो क्रिटिकल बोलोगे फिर आप। अच्छा, ये वन साइड थोड़ी होगा, ये दोनों साइड होगा, मतलब ये इधर भी तो होगा, सेम बात होगी ना, सिमेट्री है। तो अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करोगे ना बेटा, तो यहाँ भी यही होने वाला है। देखो यहाँ ऐसे जाएगा, फिर बच्चा ये एंगल कितना होगा? ये क्रिटिकल होगा। और ये कितना होगा? फिर ये भी क्या आएगा? क्रिटिकल आएगा। चलो जी, डन हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें सरफेस पे इसके ऊपर यहाँ एक सर्कुलर रिंग जैसा मिलेगा, मतलब डिस्क कहेंगे, रिंग नहीं कहना चाहिए। रिंग तो तब कहते जब केवल सरफेस से लाइट निकल, लाइट तो बीच में से भी निकल रही ना, ऐसे कुछ बनेगा, मतलब ये वो जोन बनेगा जिसमें से लाइट आएगा। ठीक बात है ना? तो हमने निकालनी इसकी रेडियस या एरिया, तो ये आएगी बेटा रेडियस, ये थीटा सी, और बेटा ये कितना आएगा? ये एच आएगा। सिंपल है। तो ये तो हमें ट्रायंगल दिख गया बहुत अच्छा सा। हमें क्या दिख रहा है? tan थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई एच, और शायद हमें आर निकालना था, तो कितना आएगा? एच tan थीटा सी। क्लियर हो रहा है? आर ये निकलेगा। अब tan थीटा सी कैसे निकालेंगे? हम पहले निकालेंगे sin थीटा सी। sin थीटा सी क्या होगा? 1 बाई म्यू। म्यू का मतलब क्या होगा? 4/3। इसका मतलब क्या होगा? 3/4। sin थीटा सी आ गया। 3/4 ट्रायंगल बनाते हैं हम, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, थीटा सी 3/4, इसको क्या बोलेंगे हम? 16 माइनस 9 ना, ये 7 आएगा। तो बेटा tan थीटा सी कितना होगा? tan थीटा सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से r आ गया, h tan थीटा सी मतलब ये इतना आ गया। देखो है ना, देखो दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये दिख रहा है, और ये आ गया ऐसे। और कोई बोलेगा एरिया बताओ, तुम बोलोगे सिंपल यार, पाई आर स्क्वायर आ गया, और कितना होगा? पाई h स्क्वायर इंटू 9 बाय हाउ मच? 7 is the answer.